हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लास में एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल पढ़े थे। ऑर्बिटल से रिलेटेड एक चीज़ और है, इसको आप नोट कर लेंगे, और वो है नोड। नोड हम लोगों ने बात किया था कि ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो फिर जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो ये आपका p ऑर्बिटल बन जाता था। मान लो ये 2p है। फिर अगर हम बात करें 3p की, तो वो कुछ इस तरह का होगा और इस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो फिर ये भी तो संभावना है कि कुछ एरिया ऐसे भी होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी या ज़ीरो होगी। तो उसी एरिया को या उस सरफेस को या उस प्लेन को हम बोलते हैं नोड। तो नोड क्या हो गया? नोड हो गया रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते थे। प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते थे। तो सिंपली हम ये नोड की डिफिनीशन में ये बता सकते हैं कि रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो, या बोल सकते हैं कि रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज ज़ीरो। तो सिंपल बोलेंगे तो बोलेंगे रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी of finding of electron is ज़ीरो। या अगर हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो बोलेंगे रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी फंक्शन रिड्यूस टू ज़ीरो। बात वही है। मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की या प्रोबेबिलिटी फंक्शन के पाए जाने की संभावना जो है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है। अब इसमें दो तरह के टर्म आते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं नोडल सरफेस, और दूसरे को बोलते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन। अब जो नोडल सरफेस होता है उसका दूसरा नाम होता है रेडियल नोड। रेडियल नोड। और जो नोडल प्लेन होता है उसका नाम होता है एंगुलर नोड। ठीक है। अब किसी भी ऑर्बिटल में आपको नोडल सरफेस या रेडियल नोड का नंबर पूछा जाए तो वो होता है n-l-1। n-l-1। और अगर आपसे नोडल प्लेन या एंगुलर नोड पूछा जाता है तो उसका नंबर होता है l के बराबर। और इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा टोटल नोड। तो टोटल नोड का फार्मूला क्या होगा? अगर आपको नंबर ऑफ टोटल नोड निकालने हैं तो नोडल सरफेस
और नोडल प्लेन को ऐड कर दोगे तो टोटल नोड आ जाएगा। और उस केस में जो टोटल नोड का फार्मूला बनेगा वो बनेगा n-1। तो ये फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। और आपको अब जिस भी ऑर्बिटल में नोडल सरफेस या नोडल प्लेन या टोटल नोड पूछा जाएगा तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने कहा 1s ऑर्बिटल में, तो 1s ऑर्बिटल में n की वैल्यू तो 1 है और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, s है तो 0 हो जाएगी। अब 1s ऑर्बिटल में आपको नोडल सरफेस कैलकुलेट करना है तो फार्मूला लगाएंगे n-l-1। n के जगह पे रखेंगे 1, l के जगह पे 0 और 1 तो 1 है ही है, तो ये हो जाएगा 1 - 0 - 1 यानी कि 0। मतलब 1s ऑर्बिटल में नोडल सरफेस का नंबर 0 होगा, मतलब एक भी नोडल सरफेस नहीं मिलेंगे। अगर हम नोडल प्लेन की बात करें तो यहाँ तो सिंपली l की वैल्यू रखनी है। अब 1s के लिए l की वैल्यू 0 होगी तो नोडल प्लेन भी 0 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ नोड दोनों 0 हैं तो टोटल भी 0 होगा। इसी तरीके से अगर आप 2s की बात करो, 2s ऑर्बिटल की, तो n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू 0 होगी। 2 - 0 - 1 तो नोडल सरफेस 1 आ जाएंगे। और s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल के लिए तो l की वैल्यू हमेशा 0 होती है, यानी कि नोडल प्लेन 0 आएंगे और टोटल कितने आ जाएंगे बेटा, 1। ठीक है। एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि s ऑर्बिटल चाहे कोई भी s ऑर्बिटल हो, चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, 6s हो, कोई भी हो, l की वैल्यू 0 होगी, यानी कि s ऑर्बिटल में जो नोडल प्लेन होगा वो 0 होगा। ठीक है। अब p की बात कर लो, जैसे 2p ऑर्बिटल हमको पहला मिलता है, फर्स्ट ऑर्बिटल जो हमारे पास आता है वो 2p आता है p में। तो 2p के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2 और l की वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ रखोगे 2 - 1 - 1 तो 2p ऑर्बिटल में जो नोडल सरफेस का नंबर होगा वो 0 होगा। नोडल प्लेन l की वैल्यू रखते हैं तो 1 होगा और टोटल नंबर ऑफ नोड भी 1 हो जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर आप 3p का निकालना चाहते हैं, 3p ऑर्बिटल में निकालना चाहते हैं तो n की वैल्यू 3 रख देंगे, l की वैल्यू 1 रख देंगे। अब 3 - 1 - 1 तो कितना हो गया, 1 हो गया। p ऑर्बिटल है, l की वैल्यू हमेशा 1 होगी तो ये 1 हो जाएगा और टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि s ऑर्बिटल के लिए जो नोडल प्लेन होंगे वो हमेशा 0 होंगे। s ऑर्बिटल, कोई भी s ऑर्बिटल हो। p ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन हमेशा 1 होंगे, कोई भी हो, 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, कोई भी हो। अब d की बात कर लें तो d में सबसे पहले हमको मिलता है 3d ऑर्बिटल। d पहले बार थर्ड सेल में आता है तो पहला d ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल होता है। 3d से पहले आपको d ऑर्बिटल नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब इसके लिए n की वैल्यू तो 3 होगी और l की वैल्यू 2 होगी, तो 3 - 2 - 1 0 हो गया। यहाँ पे आओगे तो l की वैल्यू 2 है तो इसके लिए 2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप 4d का निकालना चाहते हो, 4d ऑर्बिटल का, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, l की वैल्यू d है तो 2 ही रहेगी। अब 4 - 2 - 1 1 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ l की वैल्यू हम रख देते हैं
तो d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। मतलब कोई भी d ऑर्बिटल हो उसके लिए जो नोडल प्लेन होगा उसकी वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी, चाहे वो कोई भी d ऑर्बिटल हो। इससे मतलब नहीं है कि वो 4d है, 5d है, 6d है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जरा हम f की बात करें, f ऑर्बिटल। तो f ऑर्बिटल बेटा पहली बार 4f आता है, तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू तो हम 4 रखेंगे। f है तो f के लिए l की वैल्यू 3 होती है। अब 4 - 3 - 1 तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। और l की वैल्यू 3 होती है तो ये 3 हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, जैसे इसमें हमने टोटल नहीं लिखा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें टोटल 3 हो गए। ठीक है बेटा, अगर आपको 5f का निकालना है तो तरीका सब में वही है, आपको फार्मूला ध्यान है तो आप निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 5 रख दो और f है तो l की वैल्यू तो 3 ही होगी। अब 5 - 3 - 1 तो कितना हो गया, 1 हो गया, ये 3 ही होगा और टोटल हो गए 4। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्बिटल में नोडल सरफेस या रेडियल नोड, नोडल प्लेन या एंगुलर नोड और टोटल नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब इसके बाद जरा हम लोग बात कर लें कि अब हमने ऑर्बिटल की एनर्जी भी देख ली, रेडियल नोड और एंगुलर नोड देख लिया। अब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं, इसका क्या रूल है। आपने सारे ऑर्बिटल देख लिए, न्यूक्लियस से शुरू किया था तो पहले में सिर्फ 1s आया था, दूसरे में 2s 2p था, तीसरे में 3s और 3p 3d था, चौथे वाले में 4s 4p 4d और 4f था, ऐसे पांचवें में था। तो ये आपने अलग अलग ऑर्बिटल्स देख लिए। अब ये देखो, ये सेल भी है, ऑर्बिटल भी है, ये सेल भी है, मतलब s सब सेल भी होता है और ऑर्बिटल भी होता है। p अगर कलेक्टिवली है, एक साथ है 2p, तो ये सबसेल होगा और इस सबसेल के अंदर 3p ऑर्बिटल्स होंगे। इसी तरह से d सबसेल भी है और d ऑर्बिटल भी होंगे। d सबसेल में 5d ऑर्बिटल होंगे। वो सारी बात हम लोगों ने कर लिया है और इनकी एनर्जी की भी बात कर ली है हम लोगों ने। अब देखना ये है कि इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के फिल करने का क्या रूल होता है, किस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। किसी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के फिल करने के क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स के फिल करने का जो रूल है वो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल या ऑफ बाउ रूल। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल इज अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल।
अब ये आफबाऊ आपको लग रहा होगा कि ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, तो एक्चुअल में ये किसी साइंटिस्ट का नाम है नहीं है, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। एक ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, मतलब बनाना, किसी चीज़ को बनाना। इसका जर्मन वर्ड जो होता है वो होता है आफबाऊ, और ये आफबाऊ प्रिंसिपल के बेसिस पे ही किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। अब ये जो आफबाऊ प्रिंसिपल है, आफबाऊ जो प्रिंसिपल है ये है बेस्ड ऑन, ये 3 चीज़ों पे बेस्ड है। पहला है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा है होल्ड रूल, और तीसरा है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ये आफबाऊ प्रिंसिपल खुद 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पहला है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा है हुंड्स रूल, और तीसरा है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। इन तीनों पे बेस्ड ये आफबाऊ प्रिंसिपल होता है। और आफबाऊ प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं या आफबाऊ प्रिंसिपल क्या है, तो ये बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है बेटा, कि जब भी आप किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे तो पहले आप उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरोगे जिसकी एनर्जी मिनिमम है। सिंपल सा रूल है कि ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन भरने जाओगे तो सबसे पहले वो ऑर्बिटल भरेंगे जिनकी एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं आफबाऊ प्रिंसिपल? इन ग्राउंड स्टेट electron in orbital are filled in order of their increasing energy। मतलब जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरे जाएंगे। ठीक है, अब एनर्जी तो आपको पता ही है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो आप निकाल ही लेते हो। मैंने आपको बताया था तरीका कि आपको लिखना है 1s, यहाँ पे 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d, फिर 5s, 5p, 5d। ठीक है, 4d यहाँ पे 4f भी होगा, यहाँ पे 5f, फिर उसके बाद 6x, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d और 7f। ऑर्बिटल्स और भी होते हैं, लेकिन जो हमारे पास 118 एलिमेंट हैं उन सब का काम इतने में चल जाता है। अब उसके बाद आपको क्या करना था, ऐसे एरो लगा देना था। और मैंने बताया था आपको कि आप पहले वाले एरो से शुरू करेंगे, चलेंगे टेल टू हेड, फिर दूसरे वाले एरो से टेल टू हेड, फिर तीसरे वाले एरो से
टेल टू हेड, फिर चौथे वाले एरो से टेल टू हेड, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे और ऑर्बिटल्स की एनर्जी का बढ़ता हुआ सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। इसमें अगर करें तो सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, फिर उसके बाद आपको यहाँ से चलेंगे तो 2s मिलेगा, फिर उसके बाद 2p, फिर उसके बाद 3s, फिर उसके बाद 3p, फिर बाद में 4s, 4s से ज़्यादा एनर्जी होगी 3d की, फिर आ जाएगा 4p, 4p के बाद आएगा 5s, 5s के बाद आएगा 4d, 4d के बाद आएगा 5p, फिर उसके बाद आएगा 6s, 6s के बाद आपका आएगा 4f, 4f के बाद आ जाएगा 5d। तो ऐसे आप भर सकते हैं। तो ये हो गया ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सीक्वेंस। ये तो आपको एक ट्रिक जैसे बताया गया था। एक्चुअल में एनर्जी को कंपेयर करने का रूल भी मैंने बताया था कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इनकी एनर्जी n+l मिनिमम रूल फॉलो करेगा, जिसके लिए n+l की वैल्यू मिनिमम होगी, उसकी एनर्जी भी मिनिमम होगी। जहाँ पे n+l की वैल्यू सेम आ जाएगी, अगर दो ऑर्बिटल्स आप निकाल रहे हैं, उनके n+l की वैल्यू देख रहे हैं और वो दोनों केस में सेम आ रहा है, तो फिर उसमें जिसका n मिनिमम होगा उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, और जैसे जैसे n+l की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाएगी, एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है बेटा, तो ये है n+l मिनिमम रूल। ये अलग से कोई रूल नहीं है, बस ये है कि जिन ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू मिनिमम होगी उनकी एनर्जी भी मिनिमम होगी। ठीक है, अब इसमें दो रूल का नाम हम लोगों ने और लिया था। एक लिया था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और दूसरा था हुन्स रूल। तो ज़रा ये भी देख लें, इस पे भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये है बेटा कि जैसे मान लो हमने कहा था कि s ऑर्बिटल, s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसका नाम s ऑर्बिटल होता है। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। l की वैल्यू -1, 0 और 1 होती थी, m की वैल्यू -1, 0 और l होती थी, और इसको हम लोग बोलते थे px, pz और py। इसी तरीके से अगर आप d सबसेल की बात करोगे तो इसमें 5 ऑर्बिटल होते थे। ये बात हम लोगों ने की है। अब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? जैसे देखो ये एक ऑर्बिटल है, ये भी एक ऑर्बिटल है, ये भी एक ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, ये p के ऑर्बिटल्स हैं, ये d के ऑर्बिटल्स हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में, चाहे वो s हो, चाहे p के ऑर्बिटल हो, चाहे d के ऑर्बिटल्स हो, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें मैक्सिमम, मिनिमम तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और इन दोनों के स्पिन जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे।
तो किसी भी ऑर्बिटल में, चाहे वो s हो, चाहे p हो, चाहे d हो, चाहे f हो, कोई भी ऑर्बिटल हो, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो 2 होंगे। मिनिमम 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है। कंडीशन क्या है कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को उन्होंने, बात यही थी, लेकिन उनके बोलने का तरीका जो था वो थोड़ा दूसरे तरीके से था। क्या था? नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have same value of 4 क्वांटम नंबर। मतलब समझो कि किसी भी एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो आप 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालोगे वो सेम नहीं हो सकती है। मतलब कोई एक एलिमेंट आपने लिया, एक एटम लिया, और उसके चारों जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबके लिए अलग अलग करके आपने जो उसके 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं उनकी वैल्यू निकाली। अब उसमें से कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं मिलेंगे आपको, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके लिए चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है। इसको हमने शुरुआत में भी समझने के लिए आपको दिमाग में कैसे रखना है, तो हमने कहा था कि एक्चुअल में क्वांटम नंबर, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक आइडेंटिटी होता है, एक अपनी पहचान होती है, अपना एक एड्रेस होता है। और पूरे यूनिवर्स में किसी भी 2 व्यक्ति का, अब उसमें तुम इलॉजिकल बात मत करना कि किसी भी 2 व्यक्ति का सेम एड्रेस नहीं हो सकता। शहर सेम हो सकता है, कंट्री सेम हो सकती है, स्टेट सेम हो सकता है, मोहल्ला सेम हो सकता है, मकान नंबर सेम हो सकता है, लेकिन लास्ट में जाके उन दोनों व्यक्तियों के नाम अलग अलग हो जाएंगे। तो चूँकि क्वांटम नंबर एड्रेस बताता है और हर इलेक्ट्रॉन का अलग एड्रेस होगा, तो सबके लिए जो चारों क्वांटम नंबर हैं उनकी वैल्यू भी अलग अलग होगी। जैसे मान लो हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p2 आएगा। ठीक है, अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 इलेक्ट्रॉन के लिए आप अलग अलग सबके लिए n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू निकालो। चलो, अगर हम पहले वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये 1s है, ऐसे होगा। ये 2s दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इसको भरेंगे। p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p में ऑर्बिटल्स होते हैं 3, तो इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब इनके स्पिन क्या होंगे बेटा? सेम डायरेक्शन में होंगे। अब देखो, अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं इनके लिए तुम जरा वैल्यू निकालो, n, l, m और s की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है n, यहाँ पे x और यहाँ पे कुछ नंबर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये बताएगा आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ये बताएगा आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर में, और x बराबर या तो s होगा तो s के लिए वैल्यू हो जाएगी 0, p होगा तो वैल्यू हो जाएगी 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, और m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है उससे हम लोग निकालते थे। अब देखो ज़रा, अगर हम बात करें तो 1s2, तो 1s2 में जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, s है तो l की वैल्यू 0 होगी, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी,
और ये पहला इलेक्ट्रॉन है, मान लिया इसका हमने प्लस का 1/2 रखा। तो अब ये दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए देखो n की वैल्यू तो अब भी 1 ही होगी, s में है तो l की वैल्यू 0 होगी, एक ही ऑर्बिटल है तो उस ऑर्बिटल का नाम 0 होता है, तो m की वैल्यू भी 0 होगी। और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर अपवर्ड इसका स्पिन है और आपने प्लस 1/2 रखा है, तो दूसरे के लिए ये -1/2 हो गया। यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हैं, फिर भी इनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। आगे आओ, यहाँ पे देखो 2s2 में ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए अगर n की वैल्यू निकालोगे तो n यहाँ से पता चलता है, तो ये हो जाएगा n की वैल्यू 2, l s बताएगा और s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। अगर s की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी। पहला इलेक्ट्रॉन है, हमने प्लस 1/2 रख दिया। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो n की वैल्यू 2 आएगी, l की वैल्यू 0 आएगी, m की वैल्यू 0 आएगी। और पहले वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर अगर आपने प्लस 1/2 रखा है तो दूसरा वाला उसके अपोजिट है, -1/2 आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये p सबसेल है, तो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनका नाम होता है -1, 0 और +1। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे भी 2 ही होगी अगर इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है। l की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब m की वैल्यू, ये m की वैल्यू है ना बेटा, -1, 0, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए -1 हो जाएगी और पहला इलेक्ट्रॉन है ऊपर की तरफ है तो प्लस 1/2 रखेंगे। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो n की वैल्यू तो 2 ही आएगी, p है तो l की वैल्यू 1 आएगी और p सबसेल के दूसरे वाले में है जिसके लिए m की वैल्यू 0 होती है, तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एक ही है, ऊपर की तरफ है तो प्लस 1/2। ठीक है, तो ऐसे ही आप चाहे किसी भी एलिमेंट का निकालोगे, कोई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आपको नहीं मिलेंगे जिनके लिए ये चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है। जैसे देखो पहले में अगर हम देखें तो यहाँ तक सब कुछ सेम है लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर अलग हो गया। दूसरे में देखो तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम है लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर अलग हो गया। इधर क्या हुआ, इन सब में यहाँ तक सेम है, स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम आया है लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफरेंट आ गया। ठीक है, अब ये चीज़ कब आएगी, अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें और रख दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम जब इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो फिर ये चारों वैल्यू सेम आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम जो नंबर हैं वो 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। या एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों के स्पिन एक जैसे हैं तो भी ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। तो आपको ये डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम बना के और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। तो ध्यान रखना कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा बना है तो भी ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। क्यों, एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। और कहीं पे ऐसा बना है, हैं तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लेकिन दोनों के स्पिन सेम हैं तो भी ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है बेटा? अच्छा देखो, मान लो p ऑर्बिटल है और ऐसा बना दिया है
तो भी गलत है। अगर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सबके स्पिन एक जैसे होने चाहिए। सब ऊपर की तरफ हैं तो सब ऊपर की तरफ, सब नीचे की तरफ हैं तो सब नीचे की तरफ। एरो जो होगा, अगर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है सब में तो सबका एरो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दो इलेक्ट्रॉन हैं अपोजिट होना चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन है तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। मान लो फिर से अगर फीलिंग हो गई, अब ये दो हो गए, दो हो गए तो इसका अपोजिट होगा, लेकिन इनमें एक एक हैं तो इनका स्पिन जो पहला वाला है उनके जैसा ही होगा। क्लियर है? तो आपको समझना है ये वाला सही है, ये सही है, ये सही है, और ये चारों पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हुंड्स रूल की, कि ये हुंड्स रूल क्या होता है। हुंड्स रूल सेकंड जो है वो हमारे पास है हुंड्स रूल। इसको पूरा बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम, सिंपली इसको बोलते हैं तो हुंड्स रूल बोलते हैं, या आपको लिखना है तो फिर टोटल पूरी बात करेंगे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब ये हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने को गवर्न करता है। मतलब हुंड्स रूल से आप सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते समय ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो अगर S की बात करें तो S सबसेल है ये, और S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है। ये P सबसेल है, P सबसेल है, और इस P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होंगे। ये D सबसेल है, और D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है। F सबसेल में 7 ऑर्बिटल होंगे। ये पूरा F सबसेल है, और इस F सबसेल में 7 ऑर्बिटल होंगे। ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये S सबसेल है, तो S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। ये P सबसेल हैं, तो P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होंगे। D सबसेल में 5 ऑर्बिटल होंगे। F सबसेल में 7 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है। अब इन सबसेल के साथ आपने सेल भी जोड़ दिया। सेल कैसे जोड़ेंगे? जब इनके साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगा दिया। जैसे मान लो हम पहले की बात कर लें, ये पहली बार 2 में आता है, दूसरे सेल में आता है तो 2p सबसेल हो जाएगा, तीसरे का होगा तो 3p सबसेल हो जाएगा। ये पहली बार 3 में आता है तो 3d सबसेल आ गया। ये पहले बार 4 सेल में आता है तो 4 सबसेल हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेल में, पर्टिकुलर सेल में एक ही सबसेल के जितने ऑर्बिटल होंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 2p की देख रहे हैं, 2p सबसेल लिया है तो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, px, py और pz, और इनका नाम होगा 2px
2py और 2pz। अगर आपने 3p लिया तो इसमें भी 3 होंगे, उनका नाम होगा 3px, 3py और 3pz। तो किसी एक पर्टिकुलर सबसेल में जब आप इलेक्ट्रॉन भरने जाएंगे तो उसके जितने ऑर्बिटल्स हैं, जैसे p में आपको 3 मिल रहे हैं, तो इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती थी। जैसे ये 3 ऑर्बिटल है p में, तो इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी जब तक इसको चेंज नहीं करोगे। जैसे 2px, 2py और 2pz की एनर्जी सेम है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल गया, सेल बदल गया, तो एनर्जी बदल जाएगी। 2px, 2py, 2pz की एनर्जी सेम है, 3px, 3py, 3pz की एनर्जी सेम है, लेकिन 2px और 3px की एनर्जी सेम नहीं होगी, क्योंकि सेल ही बदल गया। सेल बदल गया तो एनर्जी बदल जाएगी। तो किसी पर्टिकुलर सबसेल में जितने ऑर्बिटल्स होते हैं, इन सब की एनर्जी सेम होती है, एनर्जी सेम होती है। और अगर आपको ये पता है, नहीं पता तो है, कि अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो ऐसे ऑर्बिटल्स का नाम हम लोग देते थे डीजनरेटेड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी इज नोन एज डीजनरेटेड ऑर्बिटल। तो जो हुन्स रूल है, इन्हीं डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के फिल होने का रूल बताता है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि हुन्स रूल हमको लगाना कहाँ है। कहाँ लगाना है बेटा? सबसेल में। जब किसी पर्टिकुलर सबसेल में आप इलेक्ट्रॉन भरने जाएंगे, वहाँ पे हुन्स रूल का काम आएगा। इसका मतलब क्या है कि डीजनरेटेड ऑर्बिटल में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हुन्स रूल कहाँ अप्लाई होता है, तो सबसेल आंसर है, तो सबसेल या फिर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स के लिए। अब रूल क्या है? रूल ये है बेटा कि जब किसी सबसेल में आप इलेक्ट्रॉन फिल करने जाएंगे या डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने जाएंगे, तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करते समय जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है, कोशिश करेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन रखें, एक एक इलेक्ट्रॉन रखें। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तभी कराएंगे जब सारे डीजनरेटेड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गए हैं। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ तो ये 1s हो गया, ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। ठीक है, अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया अपोजिट डायरेक्शन के साथ। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा अपोजिट डायरेक्शन के साथ। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2p के 3 ऑर्बिटल्स में आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरना है। अब कुछ लोग क्या कर सकते हैं कि यहीं से भरना शुरू किया, तो ये गलत है। पहले आपको क्या करना है कि सारे ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देने हैं। फिर भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर आप पेयरिंग कराना शुरू करेंगे। जैसे भरेंगे कैसे? हमारे पास 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल हैं और 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, और एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो सबके स्पिन एक जैसे होंगे। अब 3 ऑर्बिटल डीजनरेटेड थे, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए और फिर भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो अब इसकी पेयरिंग शुरू करेंगे और पेयरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, और जब पेयरिंग होगी तो स्पिन अपोजिट हो जाएगा। ये सही है। क्लियर है बेटा? बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जितने डीजनरेटेड ऑर्बिटल होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि सबको एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं
तो पेयरिंग कराएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 2 यहाँ भर दिया, 2 यहाँ भर दिया, इसको खाली छोड़ दिया, तो फिर ये गलत हो जाएगा। पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो अगर है तो, नहीं है तो जहाँ तक है वहाँ तक दो। जैसे कार्बन का हमने किया था, कार्बन का होता था 2p2, p में भरना है, 3 ऑर्बिटल हैं, अब हमारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। नाइट्रोजन का भरना है तो 2p3 होगा, अब 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 डिजनरेटेड ऑर्बिटल, सबकी एनर्जी सेम है तो सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ऑक्सीजन का भरना है, 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो सबको एक एक देने के बाद भी अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो बचा है तो अब उसकी पेयरिंग शुरू कराएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हुन्स रूल। ठीक है बेटा। अब इन तीनों रूल्स के बाद हम आ जाते हैं कि एप्लीकेशन करके इनका और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बेटा? अब हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स